काम्या, कहाँ हो? जरा जल्दी करो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये कहते हुए मोहिनी ने जैसे ही काम्या के कमरे का दरवाजा खटखटाया, काम्या ने कोई आंसर नहीं दिया। मोहिनी ने धक्का देकर जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। सामने काम्या की लाश पड़ी हुई थी। काम्या, क्या हुआ? किसने किया ये सब? ये कहते हुए मोहिनी ने काम्या के सीने में गड़ा हुआ चाकू निकाल दिया। जैसे ही उसने चाकू निकाला, उसके चेहरे पर खून के छींटे उड़ गए। ये देख वो बुरी तरह से डर गई। वो ऐसे ही बिना किसी को बताए घर से भाग गई। जब उसकी काम वाली घर में दाखिल हुई तो उसने काम्या की लाश को देखा। उसने सारे पड़ोसियों को इकट्ठा किया। ये क्या? काम्या को क्या हो गया? मोहिनी कहाँ है? कहीं उसने ही तो काम्या को नहीं मारा? नहीं, ऐसे हम कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है उसने कुछ ना किया हो, उसे पता ही ना हो कि घर में क्या हुआ। कोई सीआईडी को बुलाओ, वही सच का पता लगाएंगे। इस लाश को सबसे पहले किसने देखा? इस कांता ने देखा। ये बिल्डिंग में खाना बनाने के लिए आती है और काम्या और मोहिनी के घर भी खाना बनाती है। ये रोज की तरह उनके घर खाना बनाने के लिए आई थी तो उसने कमरे में काम्या की लाश देखी। वो इस लड़की की फ्लैटमेट कहाँ है? किसी ने उसे खबर की? हम लोग तो लगातार उसे फोन लगा रहे हैं मगर वो फोन नहीं उठा रही है। रोमा, इन लोगों के बयान बाद में लेना। पहले डॉक्टर दास को बुलाकर सारे एविडेंस इकट्ठा करो। घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा हो तो उसे चेक करो। कातिल या तो घर के अंदर होगा या बालकनी से बाहर गया होगा। जरा देखो कि 13वीं मंजिल की इस बालकनी से बाहर जाने का रास्ता है क्या? एसीपी रंधावा के कहने पर सीनियर इंस्पेक्टर अजय और इंस्पेक्टर स्वामी दोनों बालकनी में आकर देखने लगे। नीचे देखने पर इंस्पेक्टर स्वामी को चक्कर आ गया। अयो मुर्गन, इतनी ऊंचाई से कोई कैसे जा सकता जी? ये पास वाली बालकनी भी कितनी दूर जी? कहीं स्पाइडरमैन तो नहीं आया था? स्वामी, बस करो। अगर एसीपी साहब ने सुन लिया ना तो नाराज हो जाएंगे। वैसे ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ से कोई जा सके। मतलब कातिल घर के भीतर ही होगा। शांता, याद करो काम्या की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या फिर बहस हुई हो? कोई कहा सुनी या कोई दुश्मन हो उसका? इंस्पेक्टर शैली की बात का शांता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पहले ही उसके पड़ोसी बोल पड़े। मैडम, काम्या तो बहुत अच्छी लड़की थी। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी। पूरी सोसाइटी में केवल ये मोहिनी की ही सबसे लड़ाई होती थी। कहीं किसी ने मोहिनी के चक्कर में तो उस बेचारी को नहीं मार दिया? अब आपकी इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, वो तो हम नहीं बता सकते। मगर इस पूरे कमरे में काम्या के अलावा एक फिंगरप्रिंट और मिले हैं। अब वो किसके हैं ये तो जांच से ही पता चलेगा। यहाँ तक कि चाकू पर भी सेम फिंगरप्रिंट्स हैं। सर, पूरी बालकनी और घर की अच्छी तरह से छानबीन कर ली, कोई भी सबूत नहीं मिला। कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। देखते हैं डॉक्टर दास की रिपोर्ट में क्या आता है। दूसरी तरफ एक बंद कमरे में अपने कपड़े और चेहरे पर लगे हुए खून के दाग को देखकर रो रही मोहिनी के फोन पर किसी का फोन आ रहा था, मगर वो फोन लगातार इग्नोर कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक के बाद एक उसके फोन पर ढेर सारे मैसेजेस आए। इतने सारे मैसेजेस, क्या लिखा है इनमें? जैसे ही उसने मैसेजेस खोले, उन मैसेजेस में मोहिनी की फोटोज थी। वो लाश के पास खड़ी थी और उसके हाथ में चाकू था। मैसेज एक प्राइवेट नंबर से था। ये फोटो मुझे किसने भेजी है? किसने देखा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहिनी उन फोटोज को देख रही थी कि दोबारा उसके फोन पर एक प्राइवेट नंबर से फोन आने लगा। फोन किसी लड़के का था। मोहिनी, तुमने अपने फोटोज देखे ना? आशा करता हूँ कि तुम्हें अपने फोटोज पसंद आए होंगे। मैंने अपने नए फोन से जो खींचे हैं। कौन हो तुम? ये फोटोज कहाँ से आए तुम्हारे पास? क्या चाहते हो? अरे, इतने सारे सवाल एक साथ तो कोई इंस्पेक्टर भी नहीं पूछता, और तुम तो गुनहगार होकर मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। आखिर तुमने ही तो काम्या का खून किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। ये फोटोज झूठ है। सच और झूठ तो केवल तुम्हें और मुझे पता है, मगर ये फोटो यदि सीआईडी के पास पहुंच गई तो वो इसे ही सच मानेंगे। वैसे भी सुबह से वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कैसा होगा ये फोटो
उनके पास पहुंच जाए। नहीं, तुम इन फोटोज को किसी के भी साथ शेयर नहीं करोगे। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस 50 लाख चाहिए, वो भी 2 दिन के अंदर। इतने सारे पैसे मैं कहां से लाकर दूंगी? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पापा विधायक हैं और ये रकम तुम्हारे लिए बहुत मामूली है। नहीं, मैं इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था नहीं कर सकती। सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। मगर अब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फोन कट चुका था। मोहिनी कॉल लगाने की कोशिश करने लगी, मगर फोन स्विच ऑफ हो गया। अब ये क्या मुसीबत है? काम्या को किसने मारा कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब ये क्या करूं मैं, किससे बात करूं? वो उस अंधेरे कमरे में बैठी सोच रही थी कि तभी सीआईडी की टीम उसके फोन नंबर की लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसके पास पहुंच गई। जैसे ही शैली ने उसे अपनी टीम का परिचय दिया, मोहिनी घबरा गई और जोर से बोली, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने काम्या को नहीं मारा है। उसने आपको जो भी सबूत दिए हैं सब झूठ है। अయ్यो, अभी तो हमारे पास कोई सबूत भी नहीं आया, तुम किस सबूत की बात करते जी? मोहिनी, घबराओ नहीं, जो कुछ भी है साफ साफ बताओ। किस सबूत की बात कर रही हो? काम्या की मौत का कौन सा सबूत किसके पास है? किसने उसे मारा? ये कहते हुए एसीपी रंधावा ने शैली और रोमा की ओर इशारा किया। दोनों ने धीरे से मोहिनी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। तब मोहिनी ने उन लोगों को सारी बातें बताई। इसकी बातों से और इस फोटो को देखकर तो यही लग रहा है कि वहां पर कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था, मगर वो कौन था? मुझे नहीं पता। वो तो हम पता लगाएंगे। और कुछ कहा ब्लैकमेलर ने? नहीं, वो और कुछ नहीं बोला। अजय, इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करो और मोहिनी, तुम्हारे पास यदि दोबारा फोन आता है तो उसे पैसे देने के लिए हाँ कह देना और लंबी बातों में लगाए रखना ताकि हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर पाए। शैली, तुम इसके भी फिंगरप्रिंट्स ले लो और डॉक्टर दास की लैब में भेज दो। एसीपी रंधावा डॉक्टर दास की बात कर ही रहे थे कि डॉक्टर दास का फोन आया। अయ్यो डॉक्टर दास, आप तो 100 साल जिएंगे। केवल 100 सालों तक ही नहीं, आने वाले कई सालों तक डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे काबिल डॉक्टर की जरूरत है, जो मरे हुए मुर्दों के मुंह से आवाज निकाल देता है। रंधावा साहब, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ये मुर्दा भी बोल पड़ा। इसके नाखूनों में किसी की चमड़ी थी, जो शायद हाथापाई करते वक्त इसके नाखून में फंस गई होगी। इसी चमड़ी के सैंपल से हम असली कातिल तक पहुंच सकते हैं। तब तो तुरंत ही मोहिनी के फिंगरप्रिंट्स और स्किन की जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वो सबको अपनी बात समझा रही थी कि तभी उसका फोन दोबारा बजा। इस बार भी प्राइवेट नंबर से ही फोन आया था। अगर ब्लैकमेलर का फोन हो तो उसे अपनी बातों में उलझाए रखना। इंस्पेक्टर अजय के कहने पर मोहिनी उस ब्लैकमेलर से बात करने लगी। क्या हुआ? कहाँ गायब हो गई? बहुत देर से सोसाइटी में लौट कर नहीं आई। मुझे तो लगा था सीआईडी वालों ने तुझे पकड़ लिया होगा। क्या सच में तू अभी तक उनके चंगुल में नहीं आई? बहुत चालाक है तू, मगर तुझसे भी ज्यादा चालाक मैं हूँ। बता, क्या सोचा है पैसों के बारे में? पैसों का बंदोबस्त होगा या नहीं? वरना सीआईडी वालों को ये फोटोज भेज दूंगा, उनका काम आसान हो जाएगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने काम्या का खून नहीं किया। वो तो मैं जानता हूँ कि तूने काम्या का खून नहीं किया। काम्या का खून तो मैंने किया है, मगर कोई भी मुझ तक नहीं पहुँच सकता। अब तू बता, तू मुझे पैसे देगी या मैं ये फोटो शेयर कर दूं? दोनों बातें कर ही रहे थे कि इंस्पेक्टर अजय ने एसीपी रंधावा को विक्ट्री साइन दिखाया और तुरंत सब लोग लोकेशन पर पहुंच गए। जैसे ही वहां से वो लोग एक लड़के को पकड़कर लाए, मोहिनी उसे देखकर हैरान रह गई। तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? ये मेरा और काम्या का दोस्त रितेश है। ये ऐसा नहीं कर सकता। अయ్यो, हम सीधे लोग किसी को हमारा दोस्त समझते हैं और वो आस्तीन का सांप होता है जी। यही आस्तीन का सांप है, इसने ही काम्या को मारा और तुमको ब्लैकमेल किया। ये है वो मोबाइल जिससे इसने तुम्हें कॉल किया था। अभी डॉक्टर दास भी इसकी स्किन का डीएनए और काम्या के नाखूनों में जो मिली स्किन है उसका डीएनए मैच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे।
रितेश, क्यों किया तुमने ऐसा? काम्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और तो और उसे मारने के बाद तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। हाँ, मैंने ही उसे मारा। बहुत दिनों से उसे हासिल करना चाह रहा था, मगर साली मेरे हाथ ही नहीं आ रही थी। उस दिन भी कॉलेज के नोट्स लेने के बहाने उसके घर पहुंचा था, मगर वो आनाकानी करने लगी। गुस्से में मैंने उसे मार दिया और फिर मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, जिसे सुनकर मैं पर्दे के पीछे छिप गया और मैंने तुम्हारी फोटो निकाल ली। सोचा था कि तुम्हें ब्लैकमेल करके तुमसे पैसे ले लूंगा और फिर ये फोटो सीआईडी को दे दूंगा, मगर सीआईडी वाले तो मेरी सोच से भी आगे निकले। अब आराम से जेल के लॉकअप में सपने में ब्लैकमेलिंग के पैसे गिनना। मुंबई के किंग होटल में एक आदमी आराम से सो रहा था। तभी उसके मोबाइल में सुबह 5 बजे का अलार्म बज जाता है। वो जैसे तैसे अपने मोबाइल का अलार्म बंद करता है और उठता है और थोड़ा फ्रेश होकर वो कमरे से बाहर आता है। जैसे ही वो आगे आया, उसने देखा कि उसके बगल वाले कमरे के दरवाजे से खून बहकर बाहर आ रहा है। वो डर गया और जोर से चिल्लाया। थोड़ी ही देर में वहाँ पर सभी लोग जमा हो गए। होटल के एक पियून ने चुपके से सीआईडी को कॉल किया। हेलो, एसीपी रंधावा हियर। सर, मैं मुंबई के किंग होटल का प्यून बात कर रहा हूँ। सर, हमारे यहाँ एक कमरे में खून बहकर बाहर आया है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। ठीक है, हम अभी आते हैं। तब तक कोई कमरे के अंदर ना जाने पाए और ना ही किसी का होटल से चेकआउट होना चाहिए। ओके? जी सर जी। थोड़ी ही देर बाद एसीपी रंधावा, रविकांत और स्वामी होटल पहुंच गए। देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। रविकांत ने दरवाजे को धक्का देते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे के पास ही एक लड़के की लाश पड़ी थी, जिसके सिर से खून बह रहा था और गले पर भी काटने के निशान थे और आसपास मानो किसी भयानक क्रिएचर के पैरों के निशान थे, जो दीवार से होकर ऊपर सीलिंग की ओर जा रहे थे। आप में से सबसे पहले किसको पता चला खून के बारे में? सर, मैंने देखा था लेकिन दरवाजा नहीं खोला था और आपको कॉल मैंने किया था। सर, मैं यहाँ प्यून का काम करता हूँ। बाकी किसी को कुछ पता जी? किसी ने खूनी को कहीं से भागते हुए देखा था क्या? नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि तहकीकात खत्म होने तक कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा। तभी वहाँ इंस्पेक्टर रोमा और शैला भी आ गई। एसीपी रंधावा ने रोमा और शैला को होटल में मौजूद सभी लोगों की डिटेल्स लेने के लिए कहा। रविकांत, स्वामी और एसीपी रंधावा कमरे में सबूत ढूंढने लगे। उन्हें दिखा कि दीवार पर किसी क्रिएचर के पैरों के निशान हैं। सर, ये देखिए, यहाँ किसी जानवर के पैरों के निशान हैं, जो ऊपर सीलिंग तक है। स्वामी, डॉक्टर दास को कॉल करके यहाँ बुलाओ। अब वही हमें सच बता सकते हैं कि आखिर ये किसके पैरों के निशान हैं। स्वामी ने डॉक्टर दास को कॉल किया। थोड़ी देर में डॉक्टर दास वहां पहुंच गए। उन्होंने कमरे के निशान चेक किए और बताया कि ये एक क्रिएचर के पैरों के निशान हैं। बॉस, ये कोई नॉर्मल एनिमल नहीं है। ये एक खूंखार क्रिएचर है जो इंसानी खून के प्यासे होते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि पलक झपकते ही शेर को मार सकते हैं, लेकिन ये यहाँ नहीं पाए जाते। ये तो ज्यादातर अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ आया कैसे? मैं देखता हूँ कि कहीं कुछ और सबूत मिलता है कि नहीं। सर, इसकी जेब में से हमें ये आईडी कार्ड्स और पासपोर्ट मिले हैं। ये जाने माने बिजनेसमैन राजेंद्र शर्मा है। एक बिजनेसमैन इस होटल में क्यों ठहरा था? रविकांत, डेड बॉडी को लैब में ले जाने का इंतजाम करो। बॉस, 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 ये देखो क्या है। डॉक्टर दास ने बताया कि बेड के पास उन्हें बाल मिले हैं, किसी लड़की के लंबे बाल। यानी यहाँ एक लड़की भी थी जो शायद छुप कर बैठी थी, या उस क्रिएचर के आने से पहले यहाँ से चली गई होगी। ये लड़की कौन है पता लगाना होगा। अगले दिन अजय और स्वामी राजेंद्र शर्मा के ऑफिस गए। वहाँ वो रिसेप्शन पर एक लड़की से मिले। हेलो, हम सीआईडी से हैं। हमें आपके बॉस राजेंद्र शर्मा के बारे में बात करनी है। हेलो सर, मैं शर्मा सर की असिस्टेंट हूँ। ओह, हमें बताते हुए अफसोस हो रहा है,
कि आपके सर मिस्टर राजेंद्र शर्मा की मौत हो गई है। ये कैसे हो सकता है सर? तभी पीछे से एक आदमी हंसते हुए शोभिता के पास आया। क्यों जिंदा आदमी को मारना चाहते हो सर? मैं तो आपके सामने जिंदा हट्टा कट्टा खड़ा हूँ। मैं ही हूँ इस कंपनी का मालिक, मिस्टर राजेंद्र शर्मा। ये सुनकर रविकांत और अजय चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अगर राजेंद्र जिंदा है तो मरने वाला आदमी कौन था। उन्होंने मरे हुए आदमी की तस्वीर राजेंद्र को दिखाई। राजेंद्र ने तस्वीर हाथ में ली और उसे देखकर बोले कि वो इस आदमी को नहीं जानता, लेकिन उसकी नजरें कुछ और ही बयां कर रही थी। राजेंद्र के वहां से जाने के बाद रविकांत ने शोभिता से पूछताछ की। शोभिता ने बताया कि शर्मा सर के बहुत सारे दुश्मन हैं। एक बार तो उन पर जानलेवा हमला भी हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग होटल में जो मरा उसे किसी ने शर्मा सर समझकर मारा हो। ये सुनकर रविकांत और अजय सोच में पड़ गए। उन्होंने एसीपी रंधावा को फोन करके पूरी सच्चाई बताई। रोमा, क्या उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? सर, इसका असली नाम बंटी है और ये इससे पहले भी 2 बार छोटी मोटी पैसों की चोरी के लिए जेल जा चुका है। तुमने उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले? हाँ सर, ये देखिए, इसमें मरने से पहले इसने एक ही नंबर पर 8 बार कॉल किया था और वो नंबर राजेंद्र शर्मा का है। एसीपी रंधावा समझ गए कि राजेंद्र झूठ बोल रहा है। अब सारा सच वही बताएगा। एसीपी ने स्वामी और रविकांत को राजेंद्र के घर भेजा, लेकिन वो घर पर नहीं था। उन्होंने राजेंद्र की तलाश शुरू कर दी। रविकांत को एक आदमी का कॉल आया कि उसे घाटी की ओर किसी की लाश मिली है। रविकांत और स्वामी जंगल की ओर गए। वहाँ देखा तो वो लाश राजेंद्र की ही थी। उन्होंने एसीपी रंधावा को कॉल किया और सारी सच्चाई बताई। सभी जंगल में सबूत ढूंढने लगे। वहाँ उन्हें एक आदमी की घड़ी मिली। रविकांत ने घड़ी को सैंपल पैकेट में रखा और डॉक्टर दास को दे दिया। डॉक्टर दास ने जब घड़ी की इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि ये कोई आम घड़ी नहीं है, सिंगापुर के एक जाने माने ब्रांड की है, जो कि अभी अभी 3 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, लेकिन अब तक इंडिया में अवेलेबल नहीं हुई है। ये सिंगापुर से इंपोर्ट करनी पड़ती है और इसी के लिए इसकी प्राइस भी ज्यादा होती है, तकरीबन 1.5 लाख तक। अब ये घड़ी किसने मंगवाई है ये तुम्हें पता लगाना होगा। रविकांत ने शैला को कॉल किया। हेलो शैला, तुम्हें एक घड़ी की डिटेल्स भेजी है। पता करो कि वो घड़ी अब तक किसने किसने मंगवाई है। सभी सीआईडी हेडक्वार्टर्स पहुंचे। शैला ने बताया कि पिछले 3 महीनों में तकरीबन 12 लोगों ने मुंबई में इस घड़ी को ऑर्डर किया है। रविकांत, पता करो कि इन 12 लोगों में से कौन राजेंद्र का करीबी था या दुश्मन था। अगले दिन रविकांत ने बताया कि राजेंद्र के ही बिजनेस पार्टनर मिस्टर सिंघानिया ने 14 दिन पहले ये घड़ी ऑर्डर की थी। ओह, तो ये बात है, मिस्टर सिंघानिया। स्वामी अजय, रविंद्र के ऑफिस जाओ और सिंघानिया साहब को उनके ससुराल लेकर आओ। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो तुम्हारी घड़ी रविंद्र के लाश के पास कैसे पहुंची? ये घड़ी आपको कहाँ से मिली? ये तो चोरी हो गई थी मेरे ऑफिस से। मैंने 5 दिन पहले इसकी कंप्लेन भी की थी हमारे नजदीकी पुलिस स्टेशन में। रोमा, पता लगाओ कि ये सही कह रहा है या नहीं। रोमा ने पुलिस स्टेशन कॉल करके पता किया तो पता चला कि घड़ी सच में चोरी हो गई थी। रविकांत और शैला राजेंद्र के ऑफिस गए। वहाँ शोभिता, जो कि पहले राजेंद्र की असिस्टेंट थी, अब वो सिंघानिया की असिस्टेंट बन गई थी। रविकांत और शैला उससे बात कर ही रहे थे कि रविकांत को एक कॉल आया। हेलो, कौन? सर, मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने 3 दिन पहले जंगल में एक आदमी का खून होते हुए देखा है और मैंने खूनी का चेहरा देखा है। आप मुझे रात 8 बजे मीनाक्षी होटल के पीछे वाले रास्ते पर मिलिए, मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी। ऐसा कहकर उस लड़की ने कॉल कट कर दिया। रात को 8 बजे मीनाक्षी होटल के पीछे वाले रास्ते पर एक लड़की अपना पूरा मुंह चुनरी से ढककर खड़ी थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी पूरे काले कपड़े पहने, चेहरे पर नकाब पहने हुए खड़ा था। वो लड़की कुछ बोल पाती इससे पहले ही उस आदमी ने उस लड़की के ऊपर बंदूक तानी।
तभी पीछे से रविकांत, अजय और शैला वहां पहुंच गए और उसके हाथ पर गोली मारी। चुनरी में खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि रोमा थी। रविकांत ने उस आदमी के चेहरे का नकाब हटाया तो वो कोई और नहीं बल्कि शोभिता थी। बताओ क्यों किया तुमने ये सब? शोभिता ने बताया कि राजेंद्र और बंटी मिलकर नकली नोट छापते थे और ये बात मुझे पता चल गई थी। मैंने उन दोनों से ये बात किसी को न बताने के लिए पैसे मांगे थे। राजेंद्र ने मना कर दिया। शोभिता ने बंटी पर दबाव बनाया तो बंटी ने शोभिता को मारने की धमकी दी। उसी बात से गुस्सा होकर शोभिता ने बंटी को मारने का प्लान बनाया और बंटी की लाश के पास क्रिएचर के पंजों के निशान बना दिए ताकि सबको यही लगे कि बंटी को किसी जानवर ने मारा है। लेकिन राजेंद्र को सच पता चल गया था कि बंटी को मैंने ही मारा है, इसीलिए मैंने राजेंद्र को भी मार डाला और मिस्टर सिंघानिया की घड़ी वहां रख दी ताकि सारा इल्जाम सिंघानिया पर लगे। लेकिन मेरा ये दांव भी उल्टा पड़ गया। राजेंद्र को मारने से पहले ही सिंघानिया ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। लेकिन सर, आपको शोभिता पर डाउट कैसे हुआ? शैला, सिंघानिया ने मुझे बताया कि घड़ी चोरी होने से पहले लास्ट टाइम शोभिता उनके कैबिन में आई थी फाइल्स लेकर। उसके बाद से ही घड़ी गायब थी। फिर बंटी के कमरे में मिला बाल भी भूरे रंग का ही था, बिल्कुल शोभिता की तरह। बस तभी मुझे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमने ये नाटक किया।